हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बाद अगला जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, जो कॉन्सेप्ट के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट के बाद जो अगला टॉपिक है वो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं और इन्हीं को आपको समझना है। तो टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ऑब्जेक्टिव होने कैसे चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कोई भी उद्देश्य आदमी बनाता है, कोई भी कार्य करता है तो सबकी इच्छा ये होती है कि मैं कोई उद्देश्य बना रहा हूं तो उसका कोई न कोई रिजल्ट निकले, कोई न कोई आउटकम निकले और उस आउटकम को हम मेजर कर सकें, माप सकें। मापने योग्य होना चाहिए कि कितना हमने प्रभावशाली तरीके से क्या गेन किया है, क्या प्राप्त किया है, क्या आउटकम आया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी टीचिंग हो रही है तो टीचिंग में यह होना चाहिए कि यह पता चले कि जो हमने पढ़ाया उसका रिजल्ट कितना आया। क्या बच्चों के व्यवहार में हमने परिवर्तन किया, क्या उनके ज्ञान में हमने वृद्धि किया, और उसका मेजरमेंट कहाँ से होगा? परीक्षा से। तो किस तरीके का होना चाहिए? आउटकम बेस्ड होना चाहिए टीचिंग, और जिसका मेजर किया जा सके जिसको, वह सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव में मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव वही हो सकता है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हल करेंगे फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित। तो अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सबसे अच्छा है, तो आप देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा मेजरेबल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आउटकम बेस्ड है, वही आंसर की संभावना सही होने की ज्यादा होगी। तो चलिए पहले पे आते हैं। इसके बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी कि छात्रों में वांछित परिवर्तन लाना एक ऑब्जेक्टिव है और वांछित परिवर्तन लाया जाता है और ये मेजर किया जाता है। कैसा वांछित परिवर्तन? समग्र व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। एक क्या इच्छा होती है? अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर भेजते हैं किसी स्कूल में तो उनकी क्या इच्छा होती है कि मेरे बच्चे का विकास होगा। कैसा विकास होगा? बच्चे की इमोशन का विकास होगा, उसकी साइकोलॉजी का विकास होगा, उसकी शारीरिक अंडरस्टैंडिंग अपने शरीर के प्रति बढ़ेगी, सोसाइटी के प्रति एक निश्चित उसके अंदर अवेयरनेस आएगी, क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएगा। तो इस तरीके की चीजें उसके अंदर, बच्चे के अंदर जब स्कूल कोई पेरेंट्स भेजते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है जिसको कहते हैं वांछित, इच्छित परिवर्तन। और स्कूल भी अगर किसी बच्चे को अपने पास लेता है, उसका एडमिशन करता है, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि बच्चे में कुछ पर्टिकुलर मानकों के आधार पर कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे बच्चा क्लास में गया तो क्लास में उसके अंदर मैनर आए। मैनर क्या है? टीचर के आने के बाद उसे खड़ा होना है। अगर टीचर होमवर्क दे रहा है तो वह करे और जो कर रहा है उसको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ एप्लीकेबल बनाए और उसका लाभ ले। यही वांछित परिवर्तन होता है। तो ऑब्जेक्टिव पहला क्या हुआ? छात्रों में वांछित परिवर्तन लाना। दूसरा है व्यवहार को आकार देना। आप लोग सब जानते हैं कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसका विकास होना धीरे धीरे शुरू होता है, भाषा का विकास धीरे धीरे होना शुरू होता है, तो वह सारी चीजें वह जानता नहीं है। वह जानता नहीं है कि किस परिस्थिति में कैसा मुझे व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर कहीं किसी के घर में कोई सुखद चीज या दुखद चीज घट गई, मान लीजिए कोई दुखद चीज घट गई, तो अगर सब सैड हैं तो बच्चे को नहीं पता है, वह नहीं जानेगा कि सब क्यों मुंह लटकाए हैं, क्यों सब दुखी हैं। वह अपने नेचुरल स्वभाव में अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है, हंस सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड व्यवहार होते हैं, जिसको सोसाइटी एक मानक के रूप में देखती है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को इस तरीके से इस परिस्थिति में एक व्यवहार करना चाहिए, तो जो इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट है वही है व्यवहार को आकार देना, एक शेप देना कि आप इस पर्टिकुलर परिस्थिति में यह व्यवहार करेंगे। यह कौन करता है? टीचिंग। तीसरा है ज्ञान ग्रहण करने में सहायता करना, जिसको कहते हैं नॉलेज इक्विजिशन। नॉलेज इक्विजिशन क्या है? ज्ञान ग्रहण करना। निश्चित सी बात है ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है टीचिंग में। कैसे ज्ञानात्मक पक्ष होता है? जैसे ही सिलेबस को लेके और टीचर उसके बारे में विद्यार्थियों को किसी पॉइंट्स में पढ़ाना शुरू करता है तो वह होता है ज्ञानात्मक पक्ष। और अपने पूर्व अनुभवों की सहायता लेके
जो भी बच्चा पहले से सीखा है, स्कूल में जाता है, उसमें पूर्व अनुभवों की सहायता लेके और अपने ज्ञान में अर्थात सूचनाओं के संकलन में वृद्धि करता हुआ चला जाता है। तो किससे होता है? टीचिंग से। जैसे अभी आप लोगों का जो अनुभव है, तो उसमें जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें कहीं न कहीं वृद्धि हो रही है। यही है ज्ञान ग्रहण में हेल्प करना, नॉलेज एक्विजिशन में प्राप्त करने में हेल्प करना। अगला है अधिगम कौशल में सुधार करना। यह भी टीचिंग से मुमकिन होता है। अधिगम किसको कहते हैं? लर्निंग। कौशल किसको कहते हैं? स्किल। लर्निंग स्किल में इंप्रूव करना। सबसे पहली बात ये होती है कि कई बार हमें पढ़ना नहीं आता, अधिगम करना नहीं आता। जैसे आप देख रहे होंगे कि मुझे यह नहीं पता चलता है, किसी पर्टिकुलर बच्चे को यह नहीं पता चलता है कि यह पर्टिकुलर जो विषय सामग्री है इसको रट के याद किया जाए या इसकी पोएम बना के याद की जाए। इतने सारे पॉइंट्स हैं तो कैसे याद किया जाए? तो इसमें बहुत सारे कौशल होते हैं जिन स्किल्स का उपयोग करके, अब जैसे मैथ है तो याद नहीं करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हिस्ट्री में कोई अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती, उसमें क्या होता है आपको चीजों को, फैक्चुअल चीजों को याद करना पड़ता है। ऐसे ही पोयम में एक पोयम अगर याद करना है तो उसमें एक रिदम होता है, रस होता है। तो हर विषय सामग्री को पढ़ने की जो कुशलता है वह किससे आती है? अधिगम, टीचिंग से। अधिगम कौशल में सुधार कैसे होता है? टीचिंग से। अब जैसे आप लोग अगर अपने में तुलना करेंगे कि आज आप नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने स्कूलिंग की होगी, बीएड किया, एमएड किया या जो भी क्वालिफिकेशन आपने लिया, आप अपनी ही बात देखेंगे तो देखेंगे कि पहले आपको पढ़ना समझना नहीं आता था। तो जो आपकी रीडिंग स्किल है, जो आपकी अधिगम की शैली है, अपनी लर्न करने की शैली है, उसमें क्या होता है? शिक्षण से कोई आपको बताता है कि इस वाले टॉपिक को इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छे से लर्न कर लोगे, तो यह अधिगम कौशल में टीचिंग के द्वारा सुधार भी होता है। फिर आगे क्या है? सबका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति समाज में रह रहा है, समाज के निश्चित मानक हैं, समाज के निश्चित मूल्य हैं। उन समाज के निश्चित मानकों और मूल्यों के हिसाब से ही व्यक्ति व्यवहार करता है। अगर वह समाज के मानकों मूल्यों के हिसाब से व्यवहार नहीं करता तो समाज का उपयोगी व्यक्ति नहीं माना जाता है। इसलिए जो टीचिंग होती है वह व्यक्ति को समाज का उपयोगी नागरिक बनाता है। और लास्ट में मैंने लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। शिक्षण का मेन उद्देश्य है अधिगम उद्देश्यों को पूरा करना। अधिगम उद्देश्य के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूं। अधिगम उद्देश्य होते हैं, हर टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो वह जो भी पढ़ाने वाला होता है उसके बारे में उद्देश्य बना के चलता है कि इस क्लास के बाद, यह बताने के बाद विद्यार्थी यह कोई भी चीज कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन। जब मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो अब मैं अभी जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, तो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मेरे टीचिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद आप लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर पाएंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उदाहरण दे पाएंगे। तो यह टीचिंग के द्वारा ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करना एक इसका ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं टीचिंग की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले सब नॉर्मली है कि क्या है? इंटेलेक्चुअल क्या है? एक्टिविटी है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का यह मतलब होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि ज्ञान से संबंधित लेन देन किया जाता है। ज्ञान से संबंधित लेन देन करने की वजह से इसको एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से कहने का एक और कारण है क्योंकि इसमें तर्क, डिस्कशन और समस्या समाधान, समस्या का उत्पन्न होने से लेके उसके समाधान तक की बातें, यह सब कुछ चूंकि इसमें शामिल है, इसलिए इसको बौद्धिक गतिविधि कहा जाता है। क्योंकि इसको पढ़ने में, समझने में बौद्धिकता का उपयोग होता है। जो पढ़ाता है वो भी बौद्धिकता का उपयोग करता है, जो पढ़ता है वो भी बौद्धिकता का उपयोग करता है। और बौद्धिकता में क्या आता है? मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन में क्या आता है? मेंटल ऑपरेशन में ये आता है समझना, चिंतन करना, तर्क करना आदि। उसके बाद दूसरा है इसकी विशेषता कि इसके विभिन्न स्तर हैं। यह विभिन्न स्तरों पर की जाती है। पहला है मेमोरी का स्तर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग का स्तर और तीसरा है रिफ्लेक्टिंग का स्तर। इसके बारे में हम आगे विधिवत तरीके से बात करेंगे, इसलिए इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला है गतिशील वातावरण में संपन्न होती है। कोई भी स्टैटिक वातावरण दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है।
तो जो टीचिंग का वातावरण होता है वह गतिशील होता है। गतिशील होने का क्या मतलब है, उसमें स्टूडेंट और टीचर में अपने मूवमेंट्स होते रहते हैं, अपनी गति होती रहती है। अगला है यह कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। कला होता है किसी विशेष कार्य को इस सुंदरता से और कुशलता से करना ताकि आसानी से और आराम से उस कार्य को संपादित किया जा सके, यह है कला। विज्ञान क्या है, विज्ञान है तर्क, तथ्य, प्रमाण और उपयोगिता के आधार पर प्रयोगशाला में किसी ज्ञात नियमों, सिद्धांतों के आधार पर किसी कार्य को संपादित करना। यह दोनों ही परिभाषाएं टीचिंग में पाई जाती है। कैसे? कला इसलिए है क्योंकि शिक्षण में क्या करता है एक अध्यापक कि अपने किसी भी पॉइंट को बच्चों के अंदर नॉलेज को डालने के लिए, नॉलेज एक्विजिशन करने के लिए वह डिफरेंट टाइप के तरीकों का उपयोग करके और बहुत सुंदर तरीके से उन्हें सिखाने का प्रयास करता है। शिक्षक जो प्रेजेंट करता है उसमें कला हो सकती है, किसी चीज को, किसी विषय वस्तु को, किसी डेमोन्स्ट्रेशन को करने में, किसी भी कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, कोई भी चीज प्रदर्शन की जाती है, उसको दिखाने में कला का प्रदर्शन कर सकता है। दिखाने का उसका जो वे होगा वह कलात्मक हो सकता है, जो रुचिकर बनाता है, और रुचिकर बनाने की वजह से लर्निंग अच्छी होती है, इसलिए शिक्षण में कला है। विज्ञान क्यों है? विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें जितने ज्ञात शोध हुए हैं, ज्ञात नियम है, ज्ञात सिद्धांत हैं, उन पर ही आधारित होके डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स और मेथड्स का उपयोग करके, जो रिसर्च के आधार पर पुष्ट हैं, जिनका मानकीकरण किया जा चुका है, उन्हीं का उपयोग करके पढ़ाने का प्रयास करता है शिक्षक। इसलिए इसमें विज्ञान के भी गुण मौजूद है। अगला है व्यवसाय। सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि शिक्षण जो है उसी की वजह से डिफरेंट टाइप के व्यवसायों का उत्पादन होता है। एक डॉक्टर शिक्षण से ही बनता है, एक इंजीनियर शिक्षण से ही बनता है, इसलिए इसको सम व्यवसाय भी कहते हैं। और व्यवसाय क्यों है ये? क्योंकि व्यवसाय का क्या मतलब होता है? व्यवसाय का यह मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत संपादित करते हैं, जिसमें कुछ नियम होते हैं, उसमें एंट्री का और एग्जिट का एक निश्चित ज्ञात नियम और कानून होते हैं। साथ ही एक उसका पूरा वे निर्धारित होता है, एक तरीका निर्धारित होता है। इसलिए इस तरह से कोई भी कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोफेशन या व्यवसाय। तो शिक्षण को व्यवसायिक कहने का यह मतलब है कि इसके अंतर्गत कोई सेवा प्रदान की जाती है। सेवा प्रदान करने का एक निश्चित तंत्र होता है, एक निश्चित सिस्टम होता है, एक निश्चित आकार होता है, उसमें कुछ ज्ञात एंट्री और एग्जिट के नियम कानून होते हैं, और साथ ही इस कार्य को, इस सेवा को करने के बाद कुछ वेतन प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिक्षण को व्यवसाय। उसके बाद अगला है सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा का क्या मतलब? सर्विस तो मैंने बता दिया आपको, सर्विस है। सर्विस का मतलब होता है कि जिसमें आपको कुछ न कुछ पेमेंट मिलती है, तो व्यवसाय में कोई न कोई पेमेंट मिलती है। ये जो सामाजिक सेवा है उसको हम लोग समझते हैं, इसको कहेंगे सोशल सर्विस। सोशल सर्विस को हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समाज उपयोगी नागरिक बनाना शिक्षण का एक मेन उद्देश्य है। तो समाज उपयोगी नागरिक बनाना, समाज को गठन में अगर आपकी कोई एक्टिविटी समाज को सुडौल बनाने, संस्कारित बनाने, मूल्यवान बनाने, इन सब को करने के लिए आपकी कोई भी एक्टिविटी अगर हेल्प करती है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक सेवा है। और किसी स्कूल में एक अध्यापक पढ़ा के आगे के समाज को अच्छा बनाने का और संस्कारित बनाने का, मूल्यवान बनाने का प्रयास करता है, ताकि समाज से देश बनता है तो देश की प्रगति में वो हेल्प हो सके। इसलिए कहते हैं शिक्षण एक सोशल सर्विस है। उसके बाद अगला है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आप रोज सीखते हैं, आपको रोज शिक्षण मिलता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण के आधार। शिक्षण के आधार में 3 चीजें हैं, व्हाई, हाउ और व्हाट। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्यों शिक्षण किया जाता है, शिक्षा क्यों प्रदान की जाती है? तो उसका ये उत्तर देता है, क्यों का उत्तर देता है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। जो दार्शनिक आधार है वो क्या करता है? शिक्षण अधिगम के व्हाई प्रश्न का उत्तर देता है कि आप क्यों पढ़ाते हैं।
इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि दर्शन से रिलेटेड है, तो आप इतना समझेंगे आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाएगी यह मनोविज्ञान बताता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके आप लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े होंगे, पैवलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, उसमें पढ़ने पढ़ाने की एक निश्चित विधियां हैं, एक सिद्धांत है कि कैसे शिक्षक पढ़ाएगा तो प्रभावशाली अधिगम होगा। तो यह कैसे वाला उत्तर जो है मनोविज्ञान देता है। वाई मतलब क्यों का उत्तर दर्शन देता है। दर्शन क्यों का उत्तर दे रहा है, वह यह बताता है, वह यह पूछा जाए कि क्यों पढ़ाया जाए, तो दर्शन ये बताता है इसलिए पढ़ाया जाए। तो दर्शन क्या कहता है कि व्यक्ति के समग्रता का विकास, उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास करने के लिए पढ़ाया जाए। उसके दर्शन में विभिन्न टाइप के दर्शन हैं, वो बात अपनी अलग है। हाउ मैंने बता दिया, व्हाट क्या है, क्या पढ़ाया जाए। अब व्हाई तो हो गया, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, लेकिन पढ़ाया क्या जाए, इस प्रश्न का उत्तर देता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्यों देता है, क्योंकि क्या बताएगा समाजशास्त्र, आपको क्या चाहिए ये समाज बताता है। किस समाज की क्या आवश्यकता है, किस समाज के लोग क्या डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से आप देख रहे होंगे सिलेबस भी चेंज होता है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन की डिमांड है, आईटीआई वगैरह की डिमांड है, व्यवसायिक कार्यक्रमों की डिमांड है, इसलिए व्यवसायिक कोर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि समाज की डिमांड है। तो यह प्रश्न है कि क्या पढ़ाया जाए, तो क्या इसका उत्तर समाज देता है। समाज के नियम कानून मूल्य देते हैं कि समाज क्या इच्छा रखता है, किस तरीके के लोग उसको चाहिए, किस तरीके के लोगों की डिमांड है, वही पढ़ाया जाता है। तो व्हाट का उत्तर कौन देता है, समाजशास्त्र। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं, अगला है मॉडल ऑफ टीचिंग। क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग। अब देखिए क्या है, आप इतना मिटा देते हैं इसको तो हम लोग बढ़िया से पढ़ पाएंगे। ये देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग। तो मॉडल नॉर्मली आप लोगों को पता है क्या है, मॉडल तो जानते ही हैं। दो तरीके के मॉडल हैं इसमें, एक है पेडागोजी मॉडल जिसको कहते हैं प्रशिक्षक केंद्रित, हिंदी में अगर समझना हो तो पेडागोजी मॉडल को क्या कहते हैं, प्रशिक्षक केंद्रित। और दूसरा है एंड्रोगोजिकल मॉडल जिसको कहते हैं शिष्य केंद्रित। तो एक है पेडागोजिकल मॉडल जिसको कहते हैं प्रशिक्षक, पी से आप याद करिए पेडागोजी, पी से प्रशिक्षक। प्रशिक्षक मतलब टीचर सेंटर, क्या है, टीचर सेंटर। प्रशिक्षक का माना टीचर है तो टीचर सेंटर। और दूसरा है एंड्रोगोजिकल मॉडल जो होता है स्टूडेंट सेंटर या शिष्य केंद्रित मॉडल। तो यह है क्या, देखिए इसे जो पहले बात करते हैं हम पेडागोजिकल मॉडल। तो पेडागोजिकल मॉडल जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है और यह परंपरागत विधियों में पुराने टाइम पे जैसे चलता था वैसे, पुराने टाइम पे क्या होता था, यह गुरु निर्धारित करता था कि शिष्यों को क्या शिक्षा देनी है, कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है। शुरू में क्या होता था वैदिक काल में, कब गदा युद्ध सिखाना है, कब मल्ल युद्ध सिखाना है, कब ब्रह्मास्त्र देना है, कब कौन सी शक्तियां प्रदान करनी है, यह सारा कंट्रोल गुरु के पास होता था। शिष्य को धैर्य बना के रखना पड़ता था और शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि वह कैसे सीखेगा, क्यों सीखेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना इसका मेन उद्देश्य होता था। तो यह परंपरागत इसीलिए कहते हैं क्योंकि पुरानी मेथड है, इसलिए इसको कहते हैं परंपरागत मॉडल। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें क्या है, प्रशिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। तो इसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है। दूसरी बात इसमें यह है कि बच्चा टेंशन फ्री रहता है, उसका उत्तरदायित्व नहीं होता है कि वह यह समझे कि उसको कैसे सीखना है। जैसे अगर हम मॉडर्न में बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो लर्निंग कराई जाती है वह इस मॉडल के तहत कराई जाती है। क्यों, क्योंकि एक ट्यूशन टीचर मान लीजिए अगर वो ट्यूशन टीचर आपके घर पे आता है तो आप बच्चे को सिर्फ छोटे बच्चे को सौंप देते हैं उसको, और अगर वह फेल होता है तो क्वेश्चन ट्यूशन टीचर से किया जाता है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको सिखाना समझाना क्या कैसे नियंत्रित करना है, पाठ्यक्रम पे नियंत्रण टीचर का है, विधियों पे नियंत्रण टीचर का है, याद कराने पे नियंत्रण टीचर का है, और हर एक चीज पे नियंत्रण इसमें टीचर का होता है। तो इसलिए उत्तरदायी कौन होता है, टीचर होता है इसमें, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड मॉडल कहते हैं। अगला है एंड्रोगोजिकल मॉडल जो स्टूडेंट सेंटर होता है। यह चूंकि क्या कहते हैं, आत्मनिर्देशित होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड का क्या मतलब होता है, सेल्फ डायरेक्टेड का यह मतलब होता है कि
अपने आप वो चीजें खोजता है, डिस्कवरी करता है बच्चा कि उसे कौन सी मेथड से सीखना है, किस तरीके से वह शिक्षण कौशल को एक्सप्लोर करता है, खोजता है और उन्हीं का उपयोग करके उसको एप्लीकेबल बना के और सीखने के ढंग सीख के और सेल्फ डायरेक्टेड होके, आत्मनिर्देशित होके कि मैं ऐसा करूंगा तो ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा, उत्तर को मैं अगर ऐसा लिखूं तो ज्यादा नंबर पा पाऊंगा, मैं अगर कॉपी में इस तरीके से चित्र वगैरह ग्राफ वगैरह बनाऊं तो एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस कर पाऊंगा, ऑब्जेक्टिव को याद करने का मेरा ये टेक्निक हो सकती है। तो यह चूंकि आत्मनिर्देशित लिखा हुआ है तो मतलब यह है कि एंड्रागोजिकल मॉडल में क्या होता है, बच्चा आत्मनिर्देशित होता है, अपने से नियम कानून अपने अनुभवों के आधार पर बनाता है कि उसे पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना है। अगला है, यहां पर मैंने बताया था आपको कि पेडागोजी मॉडल में क्या होता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, लेकिन इसमें स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पास होने के लिए, फेल होने के लिए। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो उन्हीं से प्रश्न किया जाता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया तो तुम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है कि भैया तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा था तो तुम पढ़ते, कोई और व्यवस्था करते, लेकिन बहाना यहाँ पे नहीं चलता है। इसका मेन विशेषता यह है तो उत्तरदायी कौन होता है, बच्चा होता है। और टीचर का इसमें रोल सिर्फ मार्गदर्शन करने का होता है, वह उसको जरूरी सामग्री उपलब्ध कराता है, पढ़ने के तरीके थोड़ा बहुत बता देता है और कहीं पे बच्चा अगर फंसता है तो उसको डायरेक्ट करता है कि यह ना करके यह करो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। उसके बाद बच्चा उस मेथड को भी एक्सप्लोर करता है और सेल्फ डायरेक्टेड होके लर्न करता है।